नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, एक राजनीतिक अवधारणा के बारे में बात करने और आज के चर्चा का जो विषय रहने वाला है उसका है नागरिकता, या इंग्लिश के अंदर कहते हैं हम सिटीजनशिप। हालांकि नागरिकता के संबंध में या सिटीजन के संबंध में यदि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बिल्कुल अलग किस्म के हैं। और ख़ास करके अभी सी ए और एनआरसी और एनपीआर के ऊपर मैंने काफ़ी विस्तार से कॉन्सेप्ट टॉक किया, और जिसके अलग से सेपरेट से मेरे कहीं पाँच वीडियोज इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर है। परंतु आज की इस जो चर्चा के अंदर हम एक राजनीतिक अवधारणा के लिहाज से या उसके संबंध में, नागरिकता के संबंध में किस तरह की जो चर्चा हो सकती है, जो स्कॉलर्स के द्वारा सिटीजनशिप को लेके अलग अलग तरह से उसको डिफाइन करने का काम किया गया है, आज की इस चर्चा के अंदर क्या हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो नागरिकता नागरिकता तो अपने आप में अधिकारों का अधिकार है। यदि हम किसी देश के नागरिक होंगे तो उस देश के नागरिक होने के नाते हमें उस देश के तमाम तरह के जो अधिकार है वो हमें प्राप्त होंगे। वो चाहे आर्थिक अधिकार हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या बाकी तरह के अधिकार। मतलब अधिकार अपने आप में एक अधिकारों का अधिकार है। यदि अधिकारों की बात हम करें तो अधिकारों की जो यदि हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता की जो सबसे पहले जो अवधारणा दी थी, जिसको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, राजनीति विज्ञान के पिता के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या प्राचीन यूनान के अंदर एक महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए, और दार्शनिक इतने महत्वपूर्ण हुए कि उनको कि हम राजनीति विज्ञान का पिता ही कहते हैं। उन्होंने ही पहली बार नागरिकता की अवधारणा का क्या है प्रतिपादन किया। हालांकि उनसे पहले जो उनके गुरु रहे प्लेटो, जिनको दार्शनिक दर्शनवाद का पिता के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने नागरिकता के संबंध में उस हिसाब से स्पष्ट बात नहीं कही। परंतु जो अरस्तु का जो बारे में अरस्तु ने अपने विचारों के अंदर या अपने लेखन के अंदर अलग से नागरिकता को डिफाइन करने का काम किया कि एक राज्य के कौन नागरिक हो सकते हैं। हालांकि अरस्तु की जो नागरिकता की जो अवधारणा थी, उसकी डेफिनेशन थी, वह आज की नागरिकता की अवधारणा से पूरी तरह से अलग है। परंतु फिर भी हम इस बात को लेके चलते कि अरस्तु ने ही सबसे पहले क्या है, ये जो नागरिकता की जो अवधारणा है उसको क्या है प्रतिपादन किया। अरस्तु का ये मानना था कि एक राज्य के अंदर वही व्यक्ति नागरिक हो सकता जो कि शासन कार्यों के अंदर भाग लेता है, और उसके शासन कार्यों के अंदर भाग लेने का मतलब था या तो लेजिस्लेचर में कोई व्यक्ति काम करे, एग्जीक्यूटिव में कोई व्यक्ति काम करे, या जुडिशरी के अंदर कोई व्यक्ति काम करे। इसके साथ साथ अरिस्टोटल तो ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, चाहे वो औरत हो, बच्चे हो, अपंग हो, बुजुर्ग हो, नाई हो, मिस्त्री हो, बड़ाई हो, इस तरह के जो व्यक्ति है या दास हो, वो नागरिक नहीं है। अरस्तु जब अपने नागरिकता की बात शुरू करता तो सबसे पहले वो नेगेटिव बात से ही शुरू करता कि एक राज्य के अंदर नागरिक कौन नहीं हो सकते। एक राज्य के अंदर नागरिक वे व्यक्ति नहीं हो सकते जिनकी मैंने अभी चर्चा कर ली है। यदि अरस्तु के संबंध में आपने और विस्तार से समझना तो मेरी अरस्तु के ऊपर भी एक अलग से एक वीडियो बनी हुई है, जिसके में मैंने अरस्तु को ही उसको समझाने की कोशिश की है। परंतु जो अरस्तु ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति जो लेजिस्लेचर के ऊपर, मतलब कानून निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाता है, या वह फिर एग्जीक्यूटिव्स के अंदर और उन कानूनों को प्रभावी बनने के लिए या लागू करने में अपनी भूमिका निभाता है, या जुडिशरी के अंदर काम करता है, न्यायपालिका के अंदर काम करता है, वही व्यक्ति ही नागरिक है। केवल क्या हुआ एक्टिव सिटीजनशिप की बात करता है, ठीक है। परंतु आधुनिक युग में जो ये नागरिकता की जो अवधारणा ये पूरी तरह से चेंज है कि हमें मालूम है कि जो देश दुनिया का कोई भी नागरिक हो, हम भी क्या भारत के नागरिक हो, कोई जो व्यक्ति हो किसी ना किसी देश का नागरिक जरूर है। और जब हम किसी देश के नागरिक है वह क्या है, तभी हमें उस देश की क्या नागरिकता के उस देश के जो अधिकार है वे प्राप्त होते हैं, ठीक है। परंतु आज के समय के अंदर जो नागरिकता की जो परिभाषा है बिल्कुल अलग तरह से ली जाती है। उस हिसाब से हम क्या है अरस्तु की डेफिनेशन के अनुसार उसको क्या है कंपेयर नहीं कर सकते। यदि अधिकार और नागरिकता की बात करें तो अधिकार और नागरिकता के मतलब नागरिकता तो अपने आप में एक अधिकार है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विचारक हुए या स्कॉलर्स हुए जिनका नाम सबसे अग्रिम पंक्ति के अंदर लिया जा सकता है, उनका नाम है टी.एच. मार्शल। और टी.एच. मार्शल ने अपनी जो महत्वपूर्ण बुक लिखी जिसका नाम था सिटीजनशिप एंड क्लास 1950 के अंदर, इसके अंदर क्या है जो टी.एच. ग्रीन ने क्या है नागरिकता को समुदाय का क्या है
उसको क्या पूर्ण सदस्यता के नागरिकता को क्या है एक समुदाय के सदस्यता के रूप में उसको क्या है चित्रित करने का काम किया है। और मार्शल ने ये कहा कि जो नागरिकता का जो विकास का जो है इसको क्या उसने अधिकारों के साथ जोड़ने का काम किया, टी एच मार्शल ने। पहले चरण के अंदर जो टी एच मार्शल कहता कि जो नागरिक अधिकार है, नागरिक अधिकार क्या है, उन व्यक्तियों को ये सबसे पहले जो अधिकारों की जो नागरिकता की जो बात थी वह क्या है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार था और संपत्ति का अधिकार था। ये पहले चरण के अंदर क्या है इस तरह का अधिकार थे। ये जो अधिकार अपने आप में संवैधानिक लोकतंत्र के क्या है मूल रूप से आधार थे। यदि सेकंड स्टेज की हम बात करें, द्वितीय चरण के अंदर यदि जब नागरिकता की हम बात करें तो द्वितीय चरण के अंदर जो नागरिकता की जो बात थी वो अपने आप में स्वतंत्रता और संपत्ति के जो अधिकार थे वे क्या है महत्वपूर्ण थे। और ये जो अधिकार थे संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार तो आपके फर्स्ट स्टेज के अंदर थे, परंतु सेकंड स्टेज के अंदर जो हमारा था वह राजनीतिक अधिकार था। और राजनीतिक अधिकार के अंदर जैसे वोट देने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की नीतियों को सपोर्ट करने का अधिकार, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करने का अधिकार, इस तरह से राइट रहे थे। टी एच मार्शल ये कह रहे कि थर्ड स्टेज के अंदर जो हमें राइट्स मिले उन राइट्स को वह क्या कह रहे कि कल्याणकारी राज्य का विकास हुआ। और कल्याणकारी राज्य के अंदर ये होता कि समाज के अंदर जिस भी तरह का जो तबका है, अगड़ा तबका है, पिछड़ा तबका है या किसी भी तरह का जो तबका है, उसके सभी तरह के समाज के अंदर जिस भी तरह का तबका उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ इस स्टेज के अंदर टी एच मार्शल ये भी कहता है कि जो इसके अंदर क्या होगा क्लास होगा, एक आपका क्लास होगा मतलब एक रिच होगा एक पुअर होगा। और ये भी टी एच मार्शल कह रहे कि उसके अंदर एक टकराव की स्थिति बन सकती है, परंतु फिर भी टी एच मार्शल ये कह रहे कि राज्य ने इस तरह से काम करना है कि उसने क्या है कि वेलफेयर की जो पॉलिसीज है, वेलफेयर की पॉलिसीज को अपने क्या है पॉलिसीज के माध्यम से क्या है अपने राज्य के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। और राज्य ने इस तरह से काम करना है जो इकोनॉमिक जो डिस्पर्टीज है मतलब आर्थिक जो विषमता है उसको क्या है कम से कम करे। और जो एक संपत्तिशाली जो राज्य जो पूंजीवादी राज्य उसको क्या है एक कल्याणकारी राज्य के अंदर वो परिवर्तित हो। ठीक है, ये जो थर्ड स्टेज के अंदर टी एच मार्शल का ये मानना रहा है। नागरिकता के संबंध में यदि हम मार्क्सवादी विचार की बात करें तो मार्क्स ने 1844 के अंदर 1844 के अंदर एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था ऑन द जूइश क्वेश्चन। इस ऑन द जूइश क्वेश्चन के अंदर जो कार्ल मार्क्स ने भी किया है जो कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण फिलोसफर हुए, उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया था यदि हम नागरिकता को अधिकार से इसको कोरिलेट करते हैं मतलब इसको संबंधित मानते हैं तो क्या पूंजीपति जो राज्य है जो कैपिटलिस्ट जो स्टेट है उन स्टेट्स के अंदर जो प्रोलेटेरिएट जो क्लास है जो कि एक देश का या समाज का दुनिया का सबसे बड़ा तबका है वो तो नागरिक है ही नहीं। यदि हम इस बात को मान लें कि जो नागरिकता है वो अपने आप में अधिकार है तो समाज का जो देश दुनिया का जो सबसे बड़ा जो तबका है जो प्रोलेटेरिएट क्लास है जो मेहनत का क्लास है, मजदूर है, किसान है या बाकी तरह की अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने श्रम को बेचता और अपने श्रम को बेच के क्या है वो अपनी आजीविका चलाता, तो ऐसे राज्य के अंदर जो समाज का बहुत बड़ा भाग है वो तो नागरिक है ही नहीं। क्योंकि जो अधिकार की जो बात है जो राइट्स की बात है वो तो कैपिटलिस्ट स्टेट के अंदर क्या है एक क्या है बुर्जुआ क्लास को ही प्राप्त होते हैं। बुर्जुआ को मतलब था उसका रिच क्लास को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना रहा है। यदि नव उदारवादियों की हम बात करें, नव उदारवादियों का ये मानना जिसके अंदर सैमुअल स्माइल महत्वपूर्ण विचारक हुए और सैमुअल स्माइल ये कह रहे हैं कि जो नागरिकता का जो अभिप्राय है इसके अंदर क्या है नागरिकों की गरिमा और उसके आत्म सम्मान का विकास करना है, ना कि ये जो विचार ये समुदाय की भलाई से जुड़ा हुआ है। जो नव उदारवादियों का यह मानना है जो नागरिकता का जो विचार है समुदायवादियों की भलाई से नहीं जुड़ा है बल्कि ये कि व्यक्ति की क्या उसकी जो पर्सनल उसकी डिग्निटी को और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ये बहुत अधिक इम्पेसाइज करता है, उसका आत्मसम्मान करता है। यदि कम्युनिटेरियन की हम बात करें, समुदायवादियों की बात करें तो समुदायवादी विचार के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है जिनका नाम है चार्ल्स टेलर। और चार्ल्स टेलर का ये मानना है कि जो ये जो नागरिकता का जो अधिकार है जो व्यक्ति के अधिकार के साथ इसको हम संबंधित नहीं कर सकते बल्कि जो नागरिकता का अधिकार है इसको भी क्या हमें समुदायों के अधिकार के साथ संबंधित करना होगा, क्योंकि जो समुदाय का जो अधिकार वो व्यक्ति की अपेक्षा क्या बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बहुसंस्कृतिवादियों के विचार की बात करें, क्योंकि जो बहुसंस्कृतिवादियों का तो ये मानना रहा है कि आज के समय के अंदर देश दुनिया के अंदर क्या अलग अलग वे ऑफ लाइफ के जो व्यक्ति है उनका अलग अलग वे ऑफ लाइफ है, उनका अलग कल्चर है, उनकी अलग भाषा है, उनका अलग रिलीजन है, उनका अलग अलग पहनावा है। इस आधार पे क्या लोगों के अंदर क्या विभिन्नता है
और कोई भी समाज ऐसा नहीं जहाँ पे मेजोरिटी के अंदर ही लोग हों, माइनॉरिटीज़ के अंदर है, कुछ एक लोग माइनॉरिटीज़ के होते हैं, कुछ एक अंदर मेजोरिटेरियन के अंदर होते हैं। इसलिए जो बहुलवादी जो बहुसंस्कृतिवादी है, जो मल्टीकल्चरलिज्म वाले जो सपोर्टर हैं, उन्होंने क्या है नागरिकता की वो डेफिनेशन जो कि उदारवादियों के द्वारा दी गई उसको क्या उसने सिरे से खारिज किया है। और उनका ये मानना है कि हमें क्या विशेष रूप से क्या है जो माइनॉरिटी जो क्लास हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, उनको क्या हमें विशेष जो प्रिविलेजेस है, स्पेशल जो प्रिविलेजेस है, विशेष अधिकार उन लोगों को देने होंगे। और बहुसंस्कृतिवादियों के अंदर जो महत्वपूर्ण जो नाम होता हुआ क्या बिल किमलिका और विकू पारी का है। और बिल किमलिका और विकू पारी के ऊपर भी मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट से वीडियो बनाई हुई है। इसके अंदर वो फर्स्ट के अंदर बात करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स। वो क्या है, हिंदी के अंदर बोलते हैं स्वशासित होने का अधिकार। स्वशासित अधिकार होने के अंदर वो बोलते हैं कि इसके अंदर क्या शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। शक्ति एक हाथ में केंद्रित नहीं रहेंगी, बल्कि शक्तियों का क्या होगा, केंद्रीकरण होगा। सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपके प्रांत के लेवल और प्रांत से लेवल के गांव के स्तर पे या पंचायत के लेवल पे। इस तरह से क्या है, पावर का क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। और जो अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, उनकी जो लैंग्वेज है, उसका क्या है, सम्मान किया जाना चाहिए। सेकंड इसके अंदर लिया जाता है पॉलिथनिक राइट्स। जो बहुसंस्कृतिवादी है वह सेकंड करते हैं पॉलिथनिक राइट्स। पॉलिथनिक राइट्स का मतलब होता है कि हर एक देश के अंदर जो ऐसे व्यक्ति है जो माइनॉरिटीज ग्रुप है और जो धार्मिक और प्रवासी क्या है, अल्पसंख्यक है, उनके अधिकारों को यदि हमने संरक्षित करना तो क्या बहुत महत्वपूर्ण। और बहुत सारे जो सरकारें हैं ऐसा करते भी। हमारे देश के अंदर भी यदि आर्टिकल 29 या आर्टिकल 30 की बात करें तो स्पेशल जो माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए है। इसी तरह कनाडा का एग्जाम्पल देते हैं कि कनाडा के अंदर क्या है, जो सिख समुदाय के जो लोग हैं उनको क्या है, हेलमेट पहनने से क्या है छूट दी गई, क्योंकि वह अपनी पग पहनते हुए पगड़ी पहनते हैं। बाकी लोग क्या है, हेलमेट मतलब ड्राइव करते यदि वो बाइक चला रहे या स्कूटर वो चला रहे तो उस समय ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या उन्हें सिर पे हेलमेट पहनना क्या है कंपल्सरी। परंतु जो सिख समाज के लोग हैं उनको क्या है उस कानून के अंदर क्या है छूट प्रदान की गई। इस तरह से क्या है मल्टीकल्चरिज्म का मानना है। सेकंड बात करते हुए रिप्रेजेंटेटिव राइट्स। उनका ये मानना है कि हर एक देश के अंदर, देश दुनिया के अंदर जो ऐसे व्यक्ति जो माइनॉरिटीज ग्रुप के अंदर है, स्टेट को क्या उनको क्या है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव राइट्स भी देने होंगे। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव राइट्स का ये मतलब है कि उनको क्या है प्रतिनिधित्व देना होगा, आपको सीट को क्या रिजर्व करना होगा, जो कि बहुत सारे देश दुनिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। और भारत के अंदर भी एफर्मेटिव जो एक्शन है इसका क्या प्रावधान किया गया है। अगला जो नागरिकता के संबंध में जो धारणा रही उसको बोलते हैं विभेदीकृत नागरिकता। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हम डिफरेंशिएटिव सिटीजनशिप, जिसके अंदर ये बात की जाती है कि आधुनिक समाज के अंदर जिस हिसाब से जो मल्टीकल्चरल के जो व्यक्ति रहते हैं किसी देश के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है उनको क्या है जो नागरिकों को विशेष अधिकार होने चाहिए। जिसके जो स्पोर्टर रहे, जो महत्वपूर्ण फिलोसफर या जो स्कॉलर्स रहे, जिनका नाम है मेरियन यंग। और मेरियन यंग ने जब हम एक राज्य के अंदर क्या है डिफरेंट कल्चर के व्यक्ति रहते हैं और डिफरेंट कल्चर के व्यक्ति को हम स्पेशल राइट्स देते हैं, उसको वह बात कर रहे हैं डिफरेंटेड सिटीजनशिप या विभेदीकृत नागरिकता, उसको वह कहते हैं। जिसके अंदर प्रजाति के आधार पे, लिंग के आधार पे जो नागरिकों के जो अधिकारों को क्या है या उनकी जो नागरिकता हुए उनको प्रदान करने का काम किया जाता है। यदि नारीवादियों की हम बात कर लेते हैं, जो नारीवादियों का ये मानना है, यदि नागरिकता को हम इस बात को मानने की जो नागरिकता क्या है उन्होंने राज्य के रूप में उसको चित्रित किया है, तो जबकि जो इसमें जो परिवार की जो स्थिति वह क्या बहुत भेदभाव हो। क्योंकि यदि हम इस बात को ले लें कि जो नागरिकता हुए सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करती है, तो नारीवादियों का ये मानना है कि पुरुष प्रधान समाज के अंदर क्या है जो नारियों का क्या है घर के अंदर भी क्या उनको क्या है इक्वल जो डिग्निटी या जो उनको गरिमा प्राप्त नहीं होती, जो अपने आप में एक क्या है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यदि हम नागरिकता के संबंध में वैश्विक या ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करें, या खास करके ये डिबेट डिस्कशन आज की दुनिया के अंदर है कि ये ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो उसके अंदर उनका ये मानना रहा है वैश्विक जो नागरिकता का जो विचार है, वैश्विक नागरिकता का जो विचार है किसी एक कंट्री का, एक देश का सदस्य होने के नाते नहीं, बल्कि एक मतलब मानव होने के नाते, या खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उन्होंने क्या वैश्विक नागरिकता की वकालत की है। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो विचारक रहे उनका नाम है डेरेक बेंजामिन हीटर। ठीक है, आपका डेरेक बेंजामिन हीटर ने क्या इसको मल्टीपल सिटीजनशिप का
नाम दिया है। इसके अनुसार क्या, जैसे यूरोपीय यूनियन का जो दायित्व था केवल अपनी ही सरकारों से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि यूरोपियन यूनियन के जो आज के समय के अंदर जो 27 कंट्रीज के अंदर जितने भी सिटीजन है 27 कंट्रीज के, उनके सभी की क्या है राइट्स को लेके रहा है। ये जो आज के समय के अंदर क्या है ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रहा है। तो आज की इस चर्चा के अंदर हमने एक राजनीतिक अवधारणा के संबंध में, जो नागरिकता के संबंध में जो चर्चा हो सकती थी, उसको हमने डिस्कस करने का काम किया। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि परीक्षा के लिहाज से जो आज की चर्चा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली। थैंक यू सो मच।